हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q3 FY26 के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिजनेस मॉडल पे। आप उसे आई बटन पे चेक कर सकते हो। उसी वीडियो में मैंने कुछ प्रोजेक्शंस दिए थे, उसे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि प्रोजेक्शंस वर्सेस एक्चुअल कैसे आए हैं। हम लोग उज्जीवन के आउटलुक को देखेंगे फॉर नेक्स्ट 3-6 मंथ्स। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को देखेंगे, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री कहाँ पे स्टैंड कर रही है अभी और आगे चल के किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। एंड जो भी थीम प्ले आउट होती है, जो भी रिकवरी वाले फेज़ वाले स्टॉक होते हैं, उसकी जो मैक्सिमम रिटर्न्स होते हैं ना, वो फर्स्ट फेज़ में बनते हैं। वो फर्स्ट फेज़ 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी साइकिल कितनी बड़ी है। तो जो फर्स्ट फेज़ में जो रिटर्न्स बनने हैं, उस पे उज्जीवन बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा है। और नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में जो भी आने वाली ग्रोथ है, वो डिस्काउंट हो जाएगी इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। तो ये बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे खड़ा है उज्जीवन। इसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, जहाँ से स्टॉक जो है अपने आगे के 1-2 साल के रिटर्न्स फर्स्ट 3-4 मंथ्स में ही दे देगा। और फिर बाद में रिजल्ट से तो अच्छा आएंगे, लेकिन स्टॉक मूव नहीं करेगा। कोई भी स्टॉक शार्पली तब मूव करता है जब उसके पास या तो पॉजिटिव ट्रिगर्स हों या नेगेटिव ट्रिगर्स हों। अब पॉजिटिव ट्रिगर्स हो सकते हैं उसका अच्छा रिजल्ट, उसका अच्छा अपडेट, फाइनेंशियल्स के केस में एसेट क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट, AUM का ग्रोथ। नेगेटिव क्या हो सकते हैं, आपकी पार जो है उसका नंबर बहुत बढ़ रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी गिर रही है, देन आपकी AUM की ग्रोथ जो है वो कम हो रही है। तो ये सारे जो हैं वो नेगेटिव ट्रिगर्स होते हैं। और AUM के इंक्रीमेंट, डिसबर्समेंट का रेट ज़्यादा होना, ये सब पॉजिटिव आपके ट्रिगर्स हैं। तो उज्जीवन के केस में जो ये पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, तो नेक्स्ट 3 पॉजिटिव ट्रिगर्स एक ही एक वन 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 2 महीने के अंदर आने वाले हैं। और उज्जीवन को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस उज्जीवन ने अप्लाई किया था लास्ट ईयर फेब में। और बहुत ज़्यादा एनालिस्ट का भी और मेरा भी व्यू है कि जो MPC की मीटिंग हो रही है इस समय राइट नाउ 4 to 6 फरवरी को, उसके एंडिंग पे हमेशा जो RBI है ना, वो अनाउंस करती है कि किसी भी को बैंकिंग लाइसेंस मिल रहा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल रहा है, NBFC का लाइसेंस मिल रहा है। तो हो सकता है कि उज्जीवन को उस मीटिंग के एंड में जो प्रेजेंटेशन होती है, उसमें यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिल जाए, जो कि कल या फिर मंडे को ही आपको मिल जाएगा नेक्स्ट। तो एक ट्रिगर तो ये हो गया उज्जीवन को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस। देन उज्जीवन का एक बहुत अच्छा अपडेट आने वाला है इन Q4। वो आएगा कब? वो आएगा मार्च के एंडिंग में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में, अप्रैल 2 या 3 को आ जाता है। देन अब उज्जीवन का एक अच्छा रिजल्ट आएगा, वो आएगा अप्रैल 20 के और 28 के बीच में। तो देखो 3 ट्रिगर जो है नेक्स्ट 2 मंथ्स में आने वाले हैं। और यही एक थीसिस भी बनाता है उज्जीवन को देखने के लिए कि कम शॉर्ट स्पैन में जो स्टॉक है वो मूव कर सकता है, क्योंकि इन्हीं तीनों ट्रिगर्स में आगे साल के जो गाइडेंस है वो भी देगा मैनेजमेंट की कितना AUM करेगा। देन आगे साल की क्रेडिट कॉस्ट भी बताएगा और अपना आउटलुक भी देगा कि आगे चल के वो कैसे प्लान कर रहा है। तो अगले साल का भी अपडेट मिल जाएगा और इस साल में जो पॉजिटिव आउटकम्स आने थे वो सारे भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सो बिफोर वी गो ahead, these are mandatory disclosures. Please take a moment to review these. First two are important. First says that I am a SEBI registered research analyst, and second, Ujjivan is in my personal portfolio. उज्जीवन की Q3 में 37,000 करोड़ की लोन बुक है। ये डेटा थोड़ा पुराना है। तो Q1 में आप देखोगे 33,000 था एंड Q4 में 32,000 था। मैनेजमेंट ने बोला था कि हम लोग 20% की ग्रोथ करेंगे ऑन दिस 32,000, जो कि अराउंड 38,500 आता है। और Q3 के एंड में ही उन्होंने 37,000 लगभग कर दिया है। तो उन्हें सिर्फ 1,500 करोड़ के और लोन बांटने हैं। बट ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट क्या है ना, Q4 में बहुत ज़्यादा लोन बांटेगा, अराउंड 2,500 to 3,000 करोड़ के लोन बांट देगा। तो आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 38,500 के AUM हो जाएगी, वो 38,500 की नहीं, 39,500, इवन 40,000 भी पहुंच सकती है। तो अपने गाइडेंस को जो है ना, ये ओवर अचीव कर देंगे। और जो भी इसके बिजनेस मॉडल को नहीं जानता है, उसमें बस यही है कि हर बैंक की जो लोन बुक होती है वो डिफरेंट होती है। इस बैंक की लोन बुक में जो भी माइक्रो फाइनेंस के लोन्स हैं,
वो अराउंड 50% है। उसमें माइक्रो फाइनेंस के लोन्स में अराउंड ग्रुप लोन्स आते हैं, देन इंडिविजुअल लोन्स आते हैं। ग्रुप लोन्स मतलब होता है कि जो महिलाओं को इकट्ठा करके 4-5 उन्हें एक लोअर टिकट साइज लोन बांटते हैं, लाइक 40-50,000 का वो। इंडिविजुअल लोन्स वो होते हैं जो इसी ग्रुप लोन में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनमें से एक बंदे को सिलेक्ट करके उसे फिर इंडिविजुअली लोन देते हैं। देन अफोर्डेबल हाउसिंग वो लोन होते हैं जिसमें 15 लाख से कम का होम लोन मिलता है वो। देन इनकी एमएसएमई की बुक है, देन इनकी गोल्ड लोन की बुक है, देन व्हीकल लोन में टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर की बुक है। तो ऐसे करके इनकी जो टोटल एयूएम है ना वो 37,000 हो गया है अभी। ये पुराना फिगर है थोड़ा सा। मैंने जो अपनी बिजनेस मॉडल वाली वीडियो में उज्जीवन की कुछ प्रोजेक्शंस किए थे। मैंने प्रोजेक्ट किया था उनकी गाइडेंस को देखते हुए। मैनेजमेंट ने बोला था कि वो सिक्योर्ड बुक को 35% ग्रो करेंगे, अनसिक्योर्ड बुक को, और बोला था कि ओवरऑल जो एम की ग्रोथ आएगी वो 20% आएगी। तो उससे मैंने बैक कैलकुलेशन करके अनसिक्योर्ड की ग्रोथ निकाली थी जो कि 7-8% थी। मैनेजमेंट ने यही बोला था कि उसी लाइन पे जो डिपॉजिट की ग्रोथ है वो भी होगी, तो मैंने एज्यूम करा था वो 20% होगी। क्रेडिट कॉस्ट होगी जो अराउंड वो होगी 2.3 to 2.4। आर आएगा इनका 10 से 12% का, और आर आएगा 1.2 to 1.4। इस बेसिस पे मैंने कुछ प्रोजेक्शंस बनाए थे जिससे मेरी नेट प्रॉफिट आ रहा था फर्स्ट क्वार्टर में 103, Q2 में 130। Q1 के बाद मैंने ये प्रोजेक्शंस किए थे, तो Q2 में 130, देन Q3 में 230 एंड Q4 में 280 का प्रोजेक्शन था। बट Q2 में आया कितना? Q2 में आया, ये रही Q2 की फिगर्स। Q2 में आया अराउंड 122 करोड़, जो कि मोर इन लाइन विद माई एक्सपेक्टेशन ही था। देन Q3 में क्या हुआ ना कि मैंने 230 एक्सपेक्ट करा था, बट आया 186। अब इस कम क्यों आया? कम आया, एक तो 15-16 करोड़ इनके न्यू लेबर कोड के में जो इनको जो प्रोविजनिंग करनी थी उसमें कम हो गया, तो 200 करोड़ आना था, 30 करोड़ आया कम। क्यों? क्योंकि जो भी क्रेडिट कॉस्ट थी मैंने एज्यूम करा था कि वो अपनी क्रेडिट कॉस्ट जो है ना वो कम कर देंगे, क्योंकि इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी जो है 99.7 99.5 के ऊपर ही चल रही थी। तो मैंने एज्यूम करा था कि कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो ये अपनी क्रेडिट कॉस्ट कम कर देंगे। अब क्रेडिट कॉस्ट कम तो करी है इन्होंने। पहले देखो आप, Q2 में 235 करोड़ थी जो मैंने भी 225 ली थी। इन्होंने वो कम करके सिर्फ 195 करोड़ करी, और मैंने एज्यूम करा था कि 155 कर लेंगे। तो इसी वजह से जो गैप है ना 30 करोड़ का वो आ रहा है। बट मैनेजमेंट कह रहा है कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पे कम किया है ना, हम हो सकता है Q4 में 100 ही करोड़ करें क्रेडिट कॉस्ट। ये मैनेजमेंट ने एग्जैक्टली नहीं बोला, वो बोला कि सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। तो क्या हो सकता है कि क्रेडिट कॉस्ट मैंने तो Q4 में 145 करोड़ अज्यूम करी थी, यहाँ पे 100 करोड़ हो सकती है। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है वो Q4 में बैलेंस आउट हो जाएगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि Q4 में इनका रिजल्ट जो है वो अराउंड 250 to 280 करोड़ के बीच में आएगा, जो कि और इनके लास्ट ईयर तो बहुत ही कम इन्होंने नेट प्रॉफिट किया था, तो उससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। जैसे ये अ, ऐसे रिजल्ट्स देखती है ना मार्केट, यहाँ पे 200%, 300% की ग्रोथ है, तो वो स्टॉक को रिवॉर्ड करती है। ये गाइडेंस अपनी पीपीटी में ऐसे देती है। उसने बोला है कि एसेट जो है हमके, जो एसेट की ग्रोथ है, मतलब एयूएम की ग्रोथ है वो 20% बढ़ाएंगे और सिक्योर्ड एसेट की 35% बढ़ाएंगे। तो अभी देखो इनकी लोन बुक में टोटल जो है इस समय 37% कर दिया है, जो कि 22% की ग्रोथ आई है। अब ये बोल रहे थे कि हम लोग सिर्फ 20% करेंगे ऑन 32,000, जो कि 38,500 आता है। तो 37,000 इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। अब ये यहाँ से 2-3 हज़ार करोड़ की और लोन बांट देंगे, तो अराउंड 39,500 to 40,000 आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वार्टर में, जो कि आप देखो कि जब भी गाइडेंस को ओवर अचीव होता है, पैट इतना पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक को रिवॉर्ड होगा। जो भी अपकमिंग ट्रिगर्स आने वाले हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तो यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल परसों या मंडे तक इसे मिल जाना चाहिए। इसके हाई चांसेस हैं मिलने के, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एयू को भी ऐसे ही मिला था एमपीसी की मीटिंग के बाद, उन्हें तो 9-10 मंथ्स में ही मिल गया था आफ्टर एप्लीकेशन। बट उज्जीवन को अभी 12 महीने के अराउंड हो चुके हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 12 महीने के बाद इन्हें भी एमपीसी की मीटिंग के बाद ये एप्लीकेशन मिल जाना चाहिए। और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अभी तक रिजेक्ट नहीं किया है। जैसे जाना ने अपना अप्लाई किया था, उनका जो है उन्होंने रिजेक्ट तो नहीं किया बट उनको वापस कर दिया वो एप्लीकेशन। मीन्स उन्हें नहीं देना होता तो उज्जीवन का जो एप्लीकेशन है वो वापस कर देते हैं।
और देना है। तो अभी क्या था कि बजट की वजह से थोड़ा डिले भी हो सकता है, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फरवरी में 1-2 दिन में शायद उज्जीवन को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिल जाए। देन इसका क्वार्टरली अपडेट आएगा, वो आएगा कैसे 2 से 5 के अप्रैल के बीच में, और देन उसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, तो वो अराउंड 20 से 28 के अप्रैल के में आएगा। तो तीनों ट्रिगर जो हैं वो आने वाले हैं हमारे नेक्स्ट 2 महीने के इंटरवल में, और इसी इंटरवल में जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी मूव कर सकता है। अब इस तरीके से ना इनका अपडेट आता है, उसमें ये डिस्बर्समेंट बताते हैं, अपना अपना पार की डिटेल्स बताते हैं, अपना जीएनपीए बताते हैं, अपनी कलेक्शन एफिशिएंसी बताते हैं। तो जो स्टॉक है ना यहीं से अपना मन बना लेता है कि किस तरफ मूव करना है। और माइक्रो फाइनेंस खुद भी एक रिकवरी फेज में चल रहा है, तो आपकी थीम भी प्ले आउट हो रही है, आपका स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मार्केट्स भी मोर और लेस अब स्टेबलाइज हो गए हैं, और यहाँ से मार्केट ने 1 डेढ़ 2 साल से कोई रिटर्न तो दिया नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट जो है थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। तो अगर तीनों ही चीज़ें मीट करती हैं, तो हो सकता है कि उज्जीवन जो है नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में अपना 1-2 साल का रिटर्न दे दे। फिर हम लोग जो पैट की फिगर्स देखते हैं ना, तो अगर देखो आप 280 करोड़ अगर इन्होंने दी या 250 करोड़ दी, तो वो 200% इंक्रीज है फ्रॉम द लास्ट ईयर। तो ये एकदम से ऐसा ड्रास्टिकली गुड रिजल्ट मिलता है ना मार्केट को, तो उसे बहुत अच्छे से रिवॉर्ड करता है स्टॉक को। ये उज्जीवन का स्टॉक प्राइस का चार्ट है। इसमें मैं एम्फेसिस वहीं करना चाहूँगा जहाँ पे स्पाइक्स हैं। देखो कि यहाँ पे स्पाइक है, यहाँ पे स्पाइक इसलिए है क्योंकि देखो आप जहाँ जैन के आसपास है, मतलब यहाँ पे अपडेट आया था। फिर आप देखोगे कि अराउंड यहाँ पे स्पाइक है, तो यहाँ पे स्पाइक इसलिए है क्योंकि सितंबर के बाद जस्ट अपडेट आया था। बाकी आगे की स्पाइक जो है वो रिजल्ट है। अब क्या है ना, उज्जीवन लास्ट के 2-3 क्वार्टर से इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे है। तो इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे जब भी होता है ना कोई स्टॉक, और एकदम से सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव भी कर रहा है, तो आप देखो पीड भी लगता है। पीड होता है पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट। अगर ये पीड जो है ऑन ऑन द बैक ऑफ अच्छी अपडेट, अच्छा अर्निंग्स, अच्छा आउटलुक, फ्यूचर का आउटलुक पे होगा, तो ये ऊपर मूव करेगा। देखो आप स्पाइक्स के बाद मोर और लेस जो है पीड पे चलता है। वो पीड जो है वो हो सकता है कि फ्लैट हो सकता है कि ऊपर हो सकता है नीचे भी हो। बहुत केस में आप देखोगे कि कभी कभार नीचे आता है। इसमें क्या है कि तीनों चीज़ें प्ले आउट भी हो रही हैं, मार्केट भी ठीक चल रहे हैं, देन इनकी थीम भी प्ले आउट हो रही है, और स्टॉक भी अच्छा कर रहा है। तो जो पीड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है नोटिस करना, जब भी स्पाइक्स आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं किसी ट्रिगर की वजह से। अब वो अपडेट हो सकता है, रिजल्ट अच्छा हो सकता है। तो जीवन के केस में यही दोनों चीज़ें हैं। तो आप देखोगे ये बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आगे के अपडेट्स और जब भी ट्रिगर्स आएंगे तो यहाँ से शार्पली मूव करेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मैनेजमेंट ने डिस्कस करे थे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैंक के लिए कासा। कासा मतलब होता है कि उनका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट। वो अगर अच्छे से ग्रो करता रहेगा ना, तो इनके पास लो कॉस्ट का डिपॉजिट आता रहेगा। लो कॉस्ट का डिपॉजिट क्यों है? क्योंकि कासा में हार्डली आपको, स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो आपको ज़्यादा देना पड़ता है 5-6%, लेकिन आपका नॉर्मल बैंक है उसमें आप 2-3% भी दे सकते हो। बट ये आपको फिक्स डिपॉजिट से तो एटलीस्ट कम रेट पे देना पड़ता है। तो एक इंपॉर्टेंट फिगर होती है कासा की, जो इनकी 32% पे, और कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो 32% पे अपना कासा ग्रो कर रहा है। देन अपने ये सेविंग अकाउंट पे ना थोड़ा सा कटिंग कर रहे हैं, रेट कट कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई ने रेट कट किया है, तो ये सेविंग अकाउंट पे भी कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है ना इनका कॉस्ट ऑफ फंड, मतलब बैंक का काम क्या होता है, पैसे को डिपॉजिट लेना और फिर उसे आगे लोन बांटना। आप डिपॉजिट लेने पे जो जितना वो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है उसे कॉस्ट ऑफ फंड बोलते हैं, और आगे जितना वो ले रहा है वो आपका यील्ड होता है। तो कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ेगा। और बता रहे हैं कि मैनेजमेंट की कलेक्शन एफिशिएंसी उनकी सिंस जून 2025 इम्प्रूव हुई है, और 99.7 तक पहुंच गई है दिसंबर में। आप इस ग्राफ में देखो, ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, वो एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी बताती है। एक्स बकेट मतलब होता है जो भी अभी लोन खराब नहीं हुए हैं उसकी कलेक्शन एफिशिएंसी कितनी है। खराब नहीं हुए मतलब अपने ईएमआई जो अभी तक दे रहे हैं वो वो कंटिन्यू दे रहे हैं कितना आगे, तो वो 99.5 के ऊपर है। ये अच्छा इंडिकेटर होता है, और अगर ये 99.7 ऐसे ही इंक्रीज होता रहेगा, तो आप देखोगे कि ये पार की फिगर्स जो है ना ऊपर, पोर्टफोलियो एट रिस्क, मतलब कोई भी बंदे ने एक भी ईएमआई मिस कर दिया तो वो इस पार में आ जाता है, तो वो देखो वो भी कम होता रहेगा। देन
जो एमफिन की गार्ड रेल्स आई थी इनकी 2.0, उसकी वजह से रिजेक्शन रेट बढ़ गए थे। वो रिजेक्शन रेट हो गए थे 42 टू 46%, अब वो कम हो गए 35-36% हो गए। तो यही मैनेजमेंट ने एम्फेसाइज भी किया है कि जो है रिजेक्शन रेट्स भी कम हो गए हैं, और जो भी 3 लेंडर से ऊपर हैं, वो भी, जो भी इनके कस्टमर हैं, जो जिनके पास 3 लेंडर से ज़्यादा उन्होंने लोन ले रखा है, वो भी 2.4 to 2.5% आ गए हैं, फ्रॉम 14 to 15%। तो ओवरऑल जो है पूरी इंडस्ट्री एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। स्टॉक भी बहुत अच्छा, जीवन एज अ कंपनी भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। और इसी पॉजिटिव डायरेक्शन के मूवमेंट को हम लोग देख सकते हैं कि DIIs ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत बढ़ा दिया है। पिछले क्वार्टर तक यहाँ पे 20% DIIs थे, अभी इस क्वार्टर में Q3 में 28% हो गए हैं। तो 8% DIIs ने खरीदा है। तो आप देख सकते हो कि DIIs का भी इंटरेस्ट आ रहा है, और कंपनी अच्छा कर रही है, थीम अच्छा कर रहा है। देन इनके पूरा मैनेजमेंट है जो, वो भी इसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करके यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस, यूनिवर्सल बैंक के तरीके से ऑपरेट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में इसमें एक अच्छी रैली आने की उम्मीद है। फाइनली दीज आर डिस्क्लेमर्स, यू कैन हैव अ लुक एट देम। ये मेरी वेबसाइट है equivision.co.in, यहाँ पे आपको मेरे मॉडल पोर्टफोलियोज मिल जाएंगे, ये मेरे स्मॉल केसेस भी हैं। You can go and check them out. And my channel is fairly new. I would request all of you to please like, share and subscribe. And आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. And I'll see you guys in the next video.